दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें हम प्रमुख रूप से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संबंध में रामसर सम्मेलन, भारत में रामसर स्थल, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, यूएन रेड, सौर ऊर्जा, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का चौथा भाग। दोस्तों सबसे पहले हम भारत में रामसर स्थलों की सूची के बारे में जान लेते हैं। इसमें हम इन रामसर स्थलों के राज्यवार आंकड़ों को देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में रामसर स्थल कुल कितने हैं। तो दोस्तों भारत में कुल रामसर स्थल 46 यानी 46 हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कुल 3 रामसर स्थल हैं, जिसमें बुलर झील, सुरिनसर मानसर झील और होकेरा आर्द्र भूमि है। राजस्थान राज्य में 3 आर्द्र भूमियाँ हैं दोस्तों, ये केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, सांभर झील और थोल झील पक्षी अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश की बात अगर जो करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों रामसर स्थल 8 हैं, जिसमें ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरवई नावर झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यानी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 8 रामसर स्थल हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 जो हैं रामसर स्थल हैं, पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि और सुंदरवन आर्द्र भूमि। मणिपुर में 1 रामसर स्थल है, लोकटक झील। महाराष्ट्र में 2 रामसर स्थल हैं, नंदूर मधमेश्वर और लोनार झील। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील रामसर स्थल है। तो भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं। और इसके अलावा दोस्तों अन्य राज्यों में देख लेते हैं रामसर स्थलों की सूची। तो देखिए लद्दाख, दोस्तों लद्दाख में 2 रामसर स्थल हैं। इसका नाम है त्सो मिरिरी और सोकर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स। तो लद्दाख में 2 हो गए। हरियाणा में दोस्तों 2 हैं रामसर स्थल, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो 3 आर्द्र भूमि हैं रामसर स्थल, चंद्रताल आर्द्र भूमि, पौंग बांध झील और रेणुका आर्द्र भूमि। उत्तराखंड में 1 रामसर स्थल है, आसन संरक्षण रिजर्व। असम में 1 रामसर स्थल, दीपोर बील। और बिहार में दोस्तों 1 है, काबर ताल आर्द्र भूमि। इसके अलावा त्रिपुरा में 1 रामसर स्थल देखिए, ये है रुद्र सागर झील। और पंजाब में रामसर स्थलों की सूची देखते हैं। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील, कांजली और रोपड़। इसके अलावा गुजरात में 2 आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर स्थल हैं। गुजरात में नल सरोवर और बाधवन आर्द्र भूमि। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दोस्तों 1 रामसर स्थल है, ये है भोज आर्द्र भूमि। उड़ीसा की बात अगर जो करें तो उड़ीसा में 2 रामसर स्थल है, भितरकणिका मैंग्रोव और चिल्का झील। इसके अलावा दोस्तों केरल में 3 रामसर स्थल हैं, अष्टमुदी आर्द्र भूमि, सस्थाम कोट्टा झील और बेम्बनाद कोल आर्द्र भूमि। तमिलनाडु में 1 आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर स्थल है, पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। तो ये टोटल हमने भारत में 46 जो है रामसर स्थलों की सूची देख ली राज्यवार। और इस आधार पर एक प्रश्न आपके लिए है कि सबसे अधिक आर्द्र भूमि जो है रामसर स्थल के अंतर्गत किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। अब आइए देखते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में। दोस्तों रामसर सम्मेलन क्या है। तो देखिए रामसर सम्मेलन दोस्तों ये भू आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र भू क्षेत्र, जिसको आर्द्र भू क्षेत्र को वेटलैंड भी कहा जाता है, वेटलैंड्स यानी नम भूमियाँ। तो दोस्तों आर्द्र भूमि जो होती है ये जैव विविधता के बृहद संग्रहगार होते हैं। जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ये बीच के क्षेत्र होते हैं और प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज की तरह ये कार्य करते हैं। दोस्तों आर्द्र भूमियों के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो दोस्तों ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है,
यहाँ पर रामसर सचिवालय का मुख्यालय स्थित है। और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और गुजरात भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित दोस्तों एक मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड आता है या मैट्रिक्स रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का ये रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। तो ये आर्द्रभूमियों के संबंध में मॉन्ट्रियो या मैट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ऐसी आर्द्रभूमियों को प्रदर्शित करता है जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। दोस्तों इसके अलावा ये मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड इस बात की भी चर्चा करता है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकी स्वरूप में या तो परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों रामसर सम्मेलन के बारे में, क्योंकि रामसर सम्मेलन से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामसर सम्मेलन किस लिए किया गया, तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर जो कि ईरान का शहर है वहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई जिसमें रामसर कन्वेंशन की नींव पड़ी। और दोस्तों एक तिथि याद कर लीजिए, 21 दिसंबर 1975 को सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया। और 2 फरवरी 1971 को बैठक के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और रामसर ईरान का शहर है। अब आइए देखते हैं विभिन्न अधिनियम और करार के बारे में। तो सबसे पहले हम जैव विविधता अधिनियम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जैव विविधता अधिनियम जो है 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसको बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 कहा जाता है। ये 11 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया। और किन प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए पारित किया गया, तो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण वर्ष 2003 में इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अब आइए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करारों में दोस्तों वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। और बर्ड लाइफ जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पक्षियों, उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये कार्य करता है। इसके अलावा प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी और विश्व भर में 121 भागीदार बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत शामिल हैं। जैव सुरक्षा दोस्तों, जैव सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है या संधि है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि या प्रोटोकॉल हुई है। और दोस्तों जैव सुरक्षा से संबंधित जो पक्षकारों की प्रथम बैठक जिसको कि COPMOP1 कहा जाता है, ये 23 से 27 फरवरी 2004 को कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। भारत दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर 23 जनवरी 2001 को भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसकी संबद्धता आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से है। और विशेष जैव सुरक्षा कार्टाजेना उपसंधि की विशेष बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका गैर सदस्य है इसमें। इसके अलावा दोस्तों एक संधि है, देखिए ट्रैफिक TRAFFIC, इसका पूरा नाम है वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पत जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। ये एक गैर सरकारी संगठन है और ट्रैफिक के अंतर्गत वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, इस मिशन के लिए ये कार्य करता है। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई और रणनीतिक गठबंधन इसका WWF और IUCN यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का साथ जो है ट्रैफिक का जो रणनीतिक गठबंधन है। तो इसमें दो हमने महत्वपूर्ण संधियों के बारे में, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में जाना और ट्रैफिक संधि के बारे में। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैव विविधता के संबंध में जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना को प्रस्तुत किसने किया, तो दोस्तों ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना प्रस्तुत की थी।
जैव चोरी को रोकने और देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत अभिसमय और मरुस्थलीकरण करने का सामना करने के लिए राष्ट्र अभिसमय संबंधित है किससे? तो दोस्तों ये जैव विविधता से संबंधित है। अब आइए देखते हैं जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र। तो दोस्तों भारत सरकार और नॉर्वे सरकार का संयुक्त प्रयत्न है जैव विविधता नीति, और इसकी स्थिति चेन्नई तमिलनाडु में है। और दोस्तों जैव विविधता प्राधिकरण का उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता और क्षमता निर्माण का विकास करना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संगठन के बारे में, या जो है UNREDD UN-RED के बारे में जानते हैं। UN-RED का आरंभ सितंबर 2008 में किया गया था और इसका पूर्ण रूप है UNREDD का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये जो है UNFCCC के सदस्यों के तत्वाधान में इसका क्रियान्वयन किया जाता है, और इससे संबद्ध संस्थाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। तो UN-RED से जो संस्थाएं संबद्ध हैं उसमें UNDP, FAO और UNEP शामिल हैं। और UN-RED की जो कार्यविधि है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं दोस्तों? UN-RED में वनों में संचित कार्बन की मात्रा के आर्थिक मूल्य को आंकना, विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहन देना, निर्वनीकरण और वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन, और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों का समाप्त या उपशमन करना, ये UN-RED के कार्यविधि में शामिल है। अगला दोस्तों, अगला जानेंगे टीब यानी TEEB के बारे में। टीब का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। इसको इंग्लिश में द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब का फुल फॉर्म है। इसका कार्यालय या मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और टीब एक विश्वव्यापी पहल है। इसका फोकस जैव विविधता और पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना है। और ये एक सहायक किस्में हैं, तो निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र और जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने के लिए ये सहायक है। और इसकी भूमिका क्या है टीब की? तो दोस्तों पारितंत्र और जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत करके निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका ये अदा करता है। और संस्था टीब में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है TEEB। अगला आइए देखते हैं जैव विविधता से संबंधित विविध प्रश्नों को। दोस्तों जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो डेट याद रखिए, 23 जनवरी 2001 को भारत ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय और अवसन्न अवस्था जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े का समय बिताते हैं उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको शीत निष्क्रियता कहा जाता है। जाड़ों के समय में अनेक जीवधारी विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? तो बायोमास उत्पादन में प्रथम स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है तो ये नगण्य होता है। और अगला प्रश्न है सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ती और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम क्या है? ये है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों टुमारोज बायोडाइवर्सिटी की लेखिका वंदना शिवा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मई को। और दोस्तों उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल किस नदी का है? तो सही उत्तर है गुप्त गंगा पहाड़ी वैतरणी नदी का उद्गम स्थल है जो उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले प्रमुख जंतुओं में कौन है?
गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ ये शीतकाल में निष्क्रियता की अवस्था में चले जाते हैं। दोस्तों एक संगठन है यहाँ पर देखिए, वेटलैंड्स इंटरनेशनल। ये जो है रामसर सम्मेलन या 2 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व जो है आर्द्रभूमि दिवस से भिन्न है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए ये संस्था कार्यरत है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। अब आइए जानते हैं सीबक थोर्न नामक एक पौधों के बारे में। दोस्तों सीबक थोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पेड़ है। इसके बेर में विटामिन और पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है और चंगेज खां द्वारा अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए सीबक थोर्न का प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों रूसी कॉस्मोनाट कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए इसका प्रयोग करते हैं और भारत में लेह बेरी के नाम से ये पर्णपाती झाड़ी के रूप में लोकप्रिय है। इसके अलावा भारत में सीबक थोर्न कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये लद्दाख क्षेत्र, कुमुमसारी, लाहौल, काजा ताबो, हिमाचल प्रदेश, नाथुला यानी सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश यानी ऊंचाई वाले ठंडे प्रदेशों में सीबक थोर्न पाया जाता है। दोस्तों सीबक थोर्न बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसके पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं। परंपरागत रूप से सीबक थोर्न का प्रयोग दोस्तों देखिए औषध निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ के रूप में किया जाता रहा है। और सीबक थोर्न दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। ये शीत मरुस्थल नियंत्रण के लिए आदर्श पौधा है और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। अब आइए देखते हैं हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें कौन हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर फ्लोराइड और नाइट्रोजन फ्लोराइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, SF6 और NF3 जो हैं ये प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस में शामिल गैसें हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जिन गैसों का योगदान होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन विलेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सल्फर डाइऑक्साइड ये इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। दोस्तों सौर ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा होती है और इसके प्रमुख अवयव जो हैं उसमें परावैंगनी विकिरण जो कि अधिकांशतः ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाता है। दूसरा अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये पृथ्वी पर उष्मीय विकिरण के रूप में इसका आगमन होता है। तो सौर ऊर्जा मुख्य रूप से परावैंगनी विकिरण और अवरक्त विकिरण का मिश्रण होता है। परावैंगनी विकिरण को ओजोन मंडल में अवशोषित कर लिया जाता है। परावैंगनी विकिरण अत्यधिक उच्च ऊर्जा की किरणें होती हैं और अवरक्त विकिरण दोस्तों पृथ्वी पर उष्मीय विकिरण के रूप में इसका आगमन होता है। देखिए यहाँ पर इस चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण, परावर्तित और अवरक्त विकिरण किस प्रकार से जो है हमारा कार्य करता है और किस तरह से ये पृथ्वी की सतह को गर्म रखने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको समझेंगे। यहाँ पर हमारा सूर्य है जो कि संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं देखिए हमारे वायुमंडल को, ये जो हमारा वायुमंडल है इसको पार करके सूर्य की किरणें आ रही हैं वायुमंडल को पार करके, जिससे कि दोस्तों ये पृथ्वी पर ये किरणें सूर्य की आ रही हैं। सौर विकिरण दोस्तों, सौर विकिरण जो है परावर्तित हो जा रहा है। कुछ परावर्तित सौर विकिरण है वायुमंडल से परावर्तित हो जाता है और बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा कुछ जो है विकिरण अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और पृथ्वी द्वारा भी कुछ अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिससे पृथ्वी और उसके आसपास का तापमान बढ़ा हुआ मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों।
तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अन्य नाम भूमंडलीय तापन या हरित गृह प्रभाव है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की परिभाषा ये है कि वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि को जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, और वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि। और दोस्तों, अवधारणा इस बात पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट की अवधारणा ये इस बात पर आधारित है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और इसकी संकल्पना सबसे पहले 1824 में जोसेफ फोरियर ने की थी। दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि विश्वव्यापी ताप वृद्धि का प्रमुख कारण है, इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चार्ट के माध्यम से ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का क्रम क्या है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जलवाष्प, दोस्तों जो जलवाष्प है ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी पहले नंबर पर हरित गृह प्रभाव में योगदान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस है जलवाष्प। दूसरे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे स्तर पर मीथेन, और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह प्रभाव में योगदान करने वाली गैस है। तो पहले नंबर पर जलवाष्प, दूसरे पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और चौथे पर ओजोन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट करने वाली प्रमुख गैस है। दोस्तों, प्रमुख जो हरित गृह गैसें हैं आप जानते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो कैसे हानिकारक और लाभदायक कैसे हैं? तो दोस्तों, लाभदायक इस रूप में है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये पौधों के काम आता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड न होता तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती, जिससे कि ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन साथ ही साथ ये भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश भाग समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों और मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पादप सामग्री में परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाभदायक प्रभाव है वो पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी सांद्रता जो है दोस्तों वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। तो आप समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए लाभदायक और हानिकारक किस रूप में है। अब आइए दोस्तों मीथेन के बारे में जानते हैं। मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसका रासायनिक नाम CH4 होता है और इसको अन्य नाम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मीथेन गैस के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु, धान के खेत, कोयले के खदान, इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत जो है मीथेन के उसमें आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स आदि हैं। तो दोस्तों, मीथेन जो है देखा जाए तो ये तीसरे नंबर की ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड के बाद तीसरे नंबर पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली तीसरे नंबर की गैस है, और मीथेन प्रमुख रूप से वायु प्रदूषक भी कहलाता है। दोस्तों, भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में अगर जो हम जानना चाहें तो इसके दो प्रभाव होते हैं, एक तो सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानते हैं सबसे पहले इस चार्ट के माध्यम से। दोस्तों, सकारात्मक प्रभाव में कि अधिक बादल ग्लोबल वार्मिंग से होता है, और अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है और पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। ये जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के हमारे सकारात्मक प्रभाव हैं। और सकारात्मक प्रभाव के बाद इसके नकारात्मक प्रभाव जो हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, नकारात्मक प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो कौन कौन से हैं? इससे तापमान में वृद्धि होती है,
जिसके कारण ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। साथ ही साथ मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है। जैव विविधता को नुकसान होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसके द्वारा सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। फसल उत्पादकता में कमी आती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है सभी को। तो ये दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। लास्ट में आइए देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार 1990 से 2000 के मध्य तापमान में वृद्धि कितनी होगी? तो 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये वृद्धि हो सकती है 1990 से 2000 के मध्य जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार। और अगला प्रश्न है आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो ये 0.33 से 0.45 मीटर तक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी खंड से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रश्नों का जो संग्रह था उसका चौथा भाग हमने पढ़ा। इसमें हमने वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि संरक्षण, रामसर सम्मेलन, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, भारत कब इसमें शामिल हुआ, UN रेड, सौर ऊर्जा, इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले प्रमुख गैसों के बारे में पढ़ा। ये आपके लिए दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे TET, CTET, उत्तराखंड, राजस्थान TET, साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूल जो परीक्षा है, जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा, इसके अलावा UGC नेट आदि परीक्षाओं के पर्यावरण खंड के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।